ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। चलिए आज बात करते हैं संसद सत्र के दौरान क्या हुआ। संसद सत्र के दौरान 146 सांसदों को निष्कासित किया गया। देखिए, ये संसद सत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण संसद सत्र था। कहा जाता है कि ईश्वर हर किसी को अवसर देता है, और जब अवसर देता है तो अवसर को ग्रहण करना, अवसर का को अपने अनुकूल बनाना मानव का निजी अपना अधिकार होता है कि वो कैसे उस अवसर को अपने अनुकूल बनाए। ये उसके स्वयं के प्रयासों से ही संभव हो पाता है। परंतु इस सत्र में देखा गया कि जब नई लोकसभा के अंदर लोग जा रहे थे तो सर्वदलीय बैठक हुई, और सर्वदलीय बैठक में यह निश्चित हुआ कोई भी सांसद नई संसद में प्ले कार्ड लेकर नहीं जाएगा। यह नियम बन चुका था कि प्ले कार्ड लेके नहीं जाना है। आज की जनता पर बहुत होशियार है, और अब हम सोशल मीडिया से सारे लोग जुड़े हुए हैं। पब्लिक को किसी तरह से बेफूल या बेवकूफ़ बनाया जाना संभव नहीं है। फिर भी INDA के सांसद इस बात को क्यों नहीं समझते, ये मेरी समझ से परे है। देखिए, कुछ सांसद जब आपको पता है कि प्ले कार्ड लेके नहीं जाना है तो निश्चित है जब आप प्ले कार्ड ले जाएंगे तो आपको निलंबित किया जाएगा। और ये निलंबित कराने का एक सुनियोजित तरीका था कि हम अपने आप को निलंबित कराएं, फिर जो है बीजेपी को या सत्तारूढ़ दल को इस बात के लिए, तानाशाही के लिए आरोपित करते हुए अपना अनर्गल प्रचार प्रसार करें। परंतु ये पासा इसके उल्टा पड़ गया, बाजी उल्टी पड़ी, और लोगों ने देखा कि ये जो है गलत किया। विरोधी दल के सांसदों ने इतने महत्वपूर्ण बिल इस संसद में पेश हुए, और दुर्भाग्य की बात है कि इस संसद में कोई बहस नहीं हुई। देखिए, और क्या हुआ इस संसद में, जब सांसद निष्कासित हुए तो बड़ी शर्मनाक घटनाएं सामने आई। कल्याण बनर्जी जो TMC के सांसद हैं, उन्होंने उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का मिमिक्री की, और उनके शरीर को लेके जो मिमिक्री की वो अत्यंत घृणित थी, अपमानजनक थी। एक उपराष्ट्रपति का इस तरह से अपमान यदि सांसद सदस्य करेंगे तो आम पब्लिक कैसे में क्या मैसेज जाएगा, यह तो एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और इससे भी बड़ा विचारणीय प्रश्न यहाँ वहाँ है कि एक बहुत बड़े विरोधी दल के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो है बच्चों की तरह वहाँ पे वीडियो बना रहे थे, और वो वीडियो बनाते हुए देखे गए तो उन्होंने अवसर को गंवा दिया अपने हाथ से। बहुत अच्छा अवसर था, विपक्ष को बहुत अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला था, परंतु इन्होंने नहीं किया। अब देखिए, बजरंग पूनिया जो कुश्ती में इन्होंने राहुल गांधी को उठा के पटक दिया, इस कारण से उसको ओलंपिक में सीधा प्रवेश मिल जाना चाहिए। यह मांग तो कहाँ तक उचित है, मिल भी जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को जिसने हराया उसको देश में किसी कंपटीशन करने की, किसी तरह की कुश्ती लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसे सीधा ही ओलंपिक में और जीवन पर्यंत ओलंपिक, एशियन गेम और जो भी गेम्स होते हैं उसमें सीधा बिना देश में कुश्ती लड़े, बिना अन्य किसी पहलवान को मौका दिए उनको ही कुश्ती के उसमें ओलंपिक में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बड़े पहलवान राहुल गांधी को एक कुश्ती में उठा के पटक दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है राहुल गांधी ने की है, और लोग उनका बहुत बहुत समर्थन भी कर रहे हैं कि नहीं भाई, बजरंग पूनिया को तो अब तो चूँकि राहुल गांधी को उन्हें कुश्ती में हराया तो उनको तो उनका दावा सही बनता है, और ये प्रमाणित होता है कि उनको अब ओलंपिक में और नेशनल गेम्स में
भेजा जाना चाहिए। एशियन गेम्स और जो भी गेम्स होते हैं उसमें उनको कुश्ती लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश के अंदर जो दूसरे पहलवान हैं वो राहुल गांधी से बलिष्ठ नहीं है, तो यदि राहुल को हरा दिया मतलब सबको हरा दिया। चलिए, ये तो हुई एक थोड़ा सा चुटकी की बात भी हुई। अब एक बात करते हैं, मैं बड़ी तारीफ़ करूँगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 12 नंबर, जिसका गठन 12 नवंबर 1927 में हुआ था। संस्थापक इसके हैं नवाब खान ने इसकी स्थापना की थी। और उसके AIMI, आप लोग जानते हैं AIMI, इसके सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। उनकी मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ, तहे दिल से उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। आप सबके सामने बहुत तारीफ़ करूँगा मैं उनकी कि मैं इसके पहले तारीफ़ करूँ उसके पहले कुछ लाइनें मुझे याद आ रही। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में जाना है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। उससे पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। बस यही ज़िंदगी भी चाहती है दोस्तों, फिर यही ज़िंदगी भी चाहती है। यही कुछ असदुद्दीन ओवैसी जी ने किया। उनका चुनाव चिन्ह जैसे आप जानते हैं पतंग है। उनको ये हश्र पता था कि वो सांसद हैं, अकेले सांसद थे वहाँ पे, जो इन कानूनों के संबंध में बहस कर रहे थे। ये बहुत अच्छा मतलब उन्होंने अपना दिया कि भाई आपके जो कानून आ रहे हैं, जो बहुत सारे देश के पूरे नागरिकों के लिए जीवन मरण का प्रश्न होता है कि जो कानून आ रहे हैं उसको सही तरीके से बनाया जाए। और इसको जो शासन पक्ष ने बनाया, विद्वानों ने जो बनाया, उसमें बहुत सी कमियां रहती हैं। वो अपना नज़रिया रहता है, जो बनाता है उसका नज़रिया अलग रहता है। जो सांसद होता है वो दैनिक जीवन में बहुत सी घटनाओं को देखता है, वास्तविकताओं को देखता है, सच और झूठ का उसको ज्ञान होता है। तो उसको उस पर बहस करके उसमें सुधार के प्रस्ताव रखने चाहिए। और ये ना रख के इन्होंने अपना ही उपहास उड़ाया कि पब्लिक ये इस बात को बहुत अच्छे से समझ गई, ये जानबूझ के निलंबित हुए हैं। प्ले कार्ड जब नहीं ले जाना है, आपको मालूम है प्ले कार्ड नई सांसद में ले जाने के लिए प्रतिबंधित है। जब बैठक हुई थी तो आपने भी इसमें अपनी सहमति दी थी, और उसके बाद भी आप उसी बात का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपने जानबूझ के किया। और यदि इनको जानबूझ के सस्पेंड हुए तो जनता की एक मांग है कि जो इनको जीवन निर्वाह भत्ता ही दिया जाए, जब तक ये निलंबित रहते हैं तो इनको सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाए। और जो 50% पर जो वेतन होता है उनको सिर्फ उतना ही वेतन दिया जाए, उससे पूर्ण वेतन ना दिया जाए। यह जनता की मांग है। तो आप यदि इससे सहमत हैं तो अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर ज़रूर करें कि हाँ, इनको जो जितने निलंबित हुए हैं उनको दंड ज़रूर अवश्य मिलना चाहिए। और इनकी जांच होनी चाहिए कि ये जानते बूझते क्यों निलंबित हुए। दूसरा, ये 3 कानून जो हैं काफ़ी इस समय बिल पास हुए हैं, विधेयक पास हुए हैं। और जो मुख्य रूप से जो पास हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 संबंधी 246वां प्रतिवेदन था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। ये लोगों के जीवन से जुड़े हुए कानून हैं। हर इंसान को इसके बारे में जानना चाहिए। तो मैं इन कानूनों के बारे में आपके साथ विस्तार से एक एक कानून के बारे में, इसकी परिभाषा से लेकर सारी चीज़ों का विस्तार से आपसे व्याख्या करूँगा। मैं चाहूँगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या गलती करते हैं और क्या मतलब मैं ये कहूँगा क्या बदमाशी कर जाते हैं क्लाइंट के साथ, हाई कोर्ट के वकील क्या करते हैं, और लोअर कोर्ट के और सेशन कोर्ट के वकील क्या करते हैं, क्लाइंट को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए। इस सब पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस कानून की पूरी व्याख्या करेंगे। और पूरा हम एक आपके सामने एक सीरीज़ पूरी इसके कानून की लेके आने वाले हैं। अति शीघ्र मैं इसके जो पूरे कानून हैं, पूरी धाराएं हैं, उन सारी धाराओं की व्याख्या आपसे साथ करूंगा मैं।
उससे पहले जो छोटा सा मैं थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करूँगा। जो संसद सदस्यों के उपयोगार्थ आजकल नेट पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। जो प्रकाशनार्थ नहीं है वो क्रमांक है 35 LN संदर्भ दिसंबर 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड संहिता जो 1860 IPC को निरस्त करने का प्रयास। तो जो अभी तक तो संहिता चली आ रही थी, इंडियन पैनल कोड कहते हैं, भारतीय दंड संहिता जो 1860 की चली आ रही थी, उसको निरस्त करके भारतीय न्याय संहिता 2023 बना दी गई है। उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए हैं और वो कानून के रूप में शीघ्र लागू भी होने वाला है। जैसे ही वो प्रकाशन होगा उसका राष्ट्रपत्र में, तो भारत के राजपत्र में जैसे ही प्रकाशन होगा तो वो नियत दिनांक से कानून के रूप में प्रचलित हो जाएगा। तो इसको जानना हर नागरिक को आवश्यक है, उसको जानना चाहिए क्या करना अपराध है और क्या क्या उसकी धाराएं हैं, क्या क्या उसमें परिवर्तन हुए हैं। पहले की धाराएं तो काफ़ी लोग जानते थे। तो इसमें बहस ना करना ये हमारे विरोधी दल का एक दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है और हम सब शर्मिंदा हैं उनके लिए। उनको चुन के हम शर्मिंदा अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमने ऐसा विपक्ष को चुना है जो हमारे हितों की रक्षा या हमारे हितों को रखने में कोई प्रयास नहीं करते, बल्कि कहीं उनको उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने में आनंद आता है, तो कभी बजरंग पूनिया से पटकनी खाने में आनंद आता है। यह तो हमारे विपक्षी सांसदों का चरित्र है। देखिए, इस समय एंटी बीजेपी लहर भी थी और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो ये स्पष्ट था कि इस बार कमलनाथ जी चुनाव जीत सकते थे, परंतु इन्होंने सबने मिल के उनको तस्तरी में उनको बीजेपी वालों को जीत का तोहफा दिया। उनके लिए भी मैं कांग्रेसियों के लिए, जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, दिग्विजय सिंह और जो भी हैं बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो जीत का सहरा बांधने में मदद की। निकट भविष्य में हो सकता है कि वो बीजेपी में शरीक हो जाएं। जो गवर्नमेंट बनी है उससे भी एक निराशा का माहौल। मैंने जब मतदाताओं से बात की तो मतदाताओं का कहना था कि देखिए, ये तो स्पष्ट है कि मतदाताओं का सम्मान कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। जो सबसे अधिक मतों से जीता है उसको मैंने जब मतदाताओं से चर्चा की थी तो मतदाताओं का ये कहना था कि 30,000 से कम के वोट से जो जीता है उसको कहीं भी मंत्री ना बनाया जाए। मतदाताओं ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मुझसे ये बात कही थी और मैंने अपने चैनल, मेरा चैनल बहुत बड़ा चैनल नहीं है, मगर मैं इसको कहा था मैंने कि मतदाताओं की ये डिमांड है। मेरी बात कहाँ तक पहुँची ये मैं नहीं जानता, मगर मतदाताओं में एक निराशा है, बहुत बड़ी निराशा का माहौल है, समय है कि उन्होंने अब कुछ ऐसा है कि लोगों का जो बच्चे हैं, बच्चे कहते हैं कि हमारी पास सोर्स नहीं है, सिफारिश नहीं है, तो इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये बिल्कुल सही दिखाई भी दे रहा है। जैसे आजकल पेपर में पढ़ता हूँ कि ज्योतिरादित्य के कहने से किसी को मंत्री बना दिया गया, तो देखिए ज्योतिरादित्य की सिफारिश से मंत्री बना, तो वो बेरोज़गार भाइयों के लिए क्यों काम करेगा? वो ज्योतिरादित्य के लिए वफादार है, वो ज्योतिरादित्य के लिए काम करेंगे। ऐसे ही अन्य कई मंत्री हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं। हमारे प्रहलाद पटेल जी हैं, बहुत विद्वान हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, बहुत अच्छे हैं। दूसरे हमारे दोनों जो है उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री निश्चित रूप से अच्छे हैं, उप मुख्यमंत्री दोनों बहुत अच्छे हैं। परंतु जिस समाज ने सबसे अधिक वोट दिया है
90% और मैं कहूँगा 95% से ज़्यादा जिस वर्ग ने वोट दिया है उनको प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं दिया है। इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं विपक्ष यदि थोड़ा सा भी समझदार होता तो इसका फ़ायदा उठा सकता है। देखिए, कांग्रेस के काफ़ी सदस्यों को मंत्री बनाया है जो कांग्रेस से यहाँ आए। एक पार्टी यहाँ पर छूट गई है जो समाजवादी पार्टी से छूट के जो विधायक यहाँ पे आए थे उनको तो यदि मंत्री बनाया जाता तो उत्तर प्रदेश में हो सकता है काफ़ी उनका प्रभाव है। जहाँ तक मैंने बात की, उत्तर प्रदेश में भी लोगों से मेरी चर्चा हुई है, मतदाताओं से बात की है कि उनका भी बहुत बड़ा जनाधार है। यदि उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी को से आए हुए विधायक को मंत्री बनाते हैं तो भी एक बहुत बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश में लोकसभा में मिल सकता है। देखिए, ये कहना कि एक मुलायम सिंह यादव और यादव, ठीक है कि यादव है, तो दूसरे भी लोग हैं जिनका जो भी मत देते हैं तो उनसे भी फ़ायदा आपको मिल सकता है। सिर्फ एक वर्ग नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ सभी मिलजुल के मतदान करते हैं और सभी चुनते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता है कि कोई कहीं कोई जीतता है, कहीं कोई जीतता है, कहीं कोई जीतता है। किसी भी पार्टी में सभी समाज के लोग होते हैं, तो प्रतिनिधित्व उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, मतदाताओं का कहना है, जिनने वोट ज़्यादा दिए। ये मतदाताओं का कहना। चलिए छोड़ें इस बात से, मैं उतना मुझे नहीं चर्चा करनी चाहिए। हम आपके आते हैं भारतीय न्याय संहिता। लोगों का एक बहुत बड़ा दुखी हैं हम लोग, विपक्षी दलों से बहुत ज़्यादा उनको शिकायतें हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। अन्यथा मैं ये बात नहीं करता। विपक्षी दल से इसलिए नाराज़ हैं कि इतनी जीवन से रोज़ की दिनचर्या से जुड़े हुए कानून यदि संसद में बिना बहस के पारित होते हैं तो ये इस देश का, इस विपक्ष का दुर्भाग्य है। उनको एक बहुत अच्छा अवसर उनके हाथ लगा था कि वो यदि बहुत अच्छी बहस करते और बहुत अच्छा मैसेज यदि मतदाताओं के बीच अपना भेज सकते तो उनको निश्चित रूप से उस बहस का बहुत फ़ायदा होता। और उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को बहस में ना शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को 400 से अधिक सीटें तस्तरी में सजा के दे दी हैं। और देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस लेके अगले संसद सत्र में, अगले संसद में आएगी। और मैं संसद के उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि जैसा विपक्ष चाहता है कि 400 प्लस सीट्स लेके आए, तो आप 400 प्लस सीट्स लेके आएंगे। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। मैंने जो सर्वे किए हैं कहाँ कितनी सीट्स आपको मिलेंगी, और मैं तो इतना भी इस स्थिति में पहुँच गया हूँ कितने प्रतिशत और लगभग कितने मार्जिन से आप जीतेंगे, यह भी आकलन एक हमारे टीम ने बड़े जल्दी हमारे पास आने वाला है। तो ये भी है हमारे साथ कि कौन कौन सी सीट और कितनी सीट्स हम जीतने वाले हैं, ये भी हम आपको अगले एक दो दिन में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ भारतीय न्याय संहिता 2023, जो भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी को निरस्त करने का प्रयास है। प्रयास लिखा है चूँकि ये पहले का है, कानून पारित होने के पहले की बात आपसे कर रहा हूँ। तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 का उद्देश्य 1860 के भारतीय दंड संहिता आईपीसी को प्रतिस्थापित करना, अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित एवं संशोधित करना और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए संशोधन करना है। विधेयक में पहले 511 धाराएं थीं। 511 धाराओं की जगह 358 धाराएं होंगी। जो कानून आ गया है, मतलब उसमें 311 धाराएं हैं। 511 धाराओं की जगह 358 धाराएं होंगी। अब तक 1860 का आईपीसी भारत के क्षेत्र पर लागू
प्रमुख आपराधिक कानून है। इसकी विभिन्न धाराएं विशिष्ट अपराधों को परिभाषित करती हैं और उनके लिए सज़ा का प्रावधान करती हैं। यह 1862 में सभी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। हालांकि यह रियासतों पर लागू नहीं हुआ, जिनकी उस समय अपनी अदालतें और कानूनी प्रणालियाँ थीं। देखिए, जो राजाओं का शासन जहाँ जहाँ भी था वहाँ पर ये लागू नहीं हुआ था 1860 में। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 पेश किया गया था। अमित शाह ने 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में और सभापति राज्यसभा ने 18 अगस्त 2023 को अन्य 2 विधेयकों के साथ इस विधेयक को विचार और रिपोर्ट के लिए गृह मामलों की विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया। समिति ने विचार विमर्श के बाद कई टिप्पणियों और सिफारिशों के बाद 10 नवंबर 2023 को राज्यसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और लोकसभा में लंबित विधेयक को वापस लेने और समिति द्वारा की गई उन सिफारिशों को शामिल करते हुए एक नया विधेयक भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 पेश करने का निर्णय लिया गया। सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसका परिचय दे दूं। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, पुराने कानूनों का उद्देश्य सरकार की सुरक्षा करना था, लेकिन नए कानूनों का उद्देश्य जनता के अधिकारों की रक्षा करना और उन अधिकारों तक लोगों की पहुंच में आने वाली बाधाओं को खत्म करना है। 27 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस के 75 आरआर बैच के दीक्षांत परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात ब्रिटिश काल के सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम के कानूनों को बदलने के लिए 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किए गए 3 कानूनों के संदर्भ में कही। गृह सचिव ने कहा कि स्वतंत्रता पूर्व आपराधिक कानूनों का उपयोग अंग्रेजों द्वारा अपने औपनिवेशिक हितों की रक्षा करने, लोगों और देश पर शासन करने और भारत पर अपना अधिकार और वर्चस्व बनाए रखने के लिए किया जाता था। आपराधिक कानूनों, विशेषकर भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यापक समीक्षा करने और उन्हें वर्तमान समय की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार ढालने की आवश्यकता थी। इन कानूनों को बनाने में एक लंबी प्रक्रिया अपनाई गई। 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सभी विभागों में अंग्रेज़ों के समय बने सभी कानूनों पर वर्तमान समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में चर्चा और समीक्षा की जानी चाहिए। सरकार ने इन कानून को बनाने के लिए व्यापक विचार विमर्श किया था, जिसमें 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 उच्च न्यायालयों, 5 न्यायिक अकादमियों, 22 कानून विश्वविद्यालयों, 142 संसद सदस्यों, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इस संबंध में अपने सुझाव दिए। ये कानून, गृह मंत्री ने कहा, 4 साल तक इन कानूनों पर गहन चर्चा हुई और 158 परामर्श बैठकों में वह खुद मौजूद रहे। देखिए, बहुत अच्छा कानून पारित हुआ, कोई दो मत नहीं है, मगर अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब मैं आपको इसके बारे में एक एक धारा के बारे में विस्तार से बताऊंगा, तब चीज़ें स्पष्ट होंगी कि कहाँ तक जनता के हित में है। यदि इसकी बहस होती तो जनता के सामने चीज़ें आती, और यदि संसद में बहस होती तो वही चीज़ें पेपर में भी आती, तो लोगों को समझ में आता कि क्या कानून है। मगर आज की स्थिति में यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष ने अपनी भूमिका नहीं निभाई और हम मतदाता भाई संकल्प करते हैं कि इस बार को हम विपक्ष को ही ख़त्म कर देंगे। यदि ऐसा ही संसद चलानी तो हम विपक्ष को कोई स्थान नहीं देने के मूड में मतदाता इस बार दिखाई दे रहा है।
पृष्ठभूमि। वर्ष 1834 में मौजूदा न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र, शक्ति और नियमों के साथ साथ पुलिस प्रतिष्ठानों और भारत में लागू कानूनों की जांच करने के लिए लॉर्ड थॉमस बॉबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में पहले भारतीय कानून आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने सरकार को विभिन्न अधिनियमों का सुझाव दिया। आयोग द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक भारतीय दंड संहिता थी, जिसे 1860 में लागू किया था और समय समय पर इसमें किए गए कुछ संशोधनों के साथ उक्त संहिता अभी भी देश में जारी है। यह एक ऐसा कानून है जो नागरिक कानून में अधिकार और जिम्मेदारियों और आपराधिक कानून में अपराध और सजा को परिभाषित करता है। इसके अतिरिक्त आने वाले अपराधों की श्रेणियों में निम्नलिखित को प्रभाव करने वाले शामिल: मानव शरीर पर हमला और हत्या जैसे अपराध, संपत्ति के खिलाफ अपराध जैसे जबरन, वसूली और चोरी। तीसरा, सार्वजनिक व्यवस्था जैसे गैर कानूनी सभा और दंगा। चौथा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, शालीनता, नैतिकता और धर्म। पांचवा, मानहानि, राज्य के विरुद्ध अपराध एवं अन्य विषय हैं। औपनिवेशिक काल से उपजे मौजूदा कानून अब भारतीय समाज की वर्तमान गतिशीलता और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मौजूदा कानूनों की अक्सर पुराने होने और वर्तमान ज़रूरतों के अनुरूप नहीं होने के कारण आलोचना की जाती रही है। भारतीय न्याय संहिता 2023 केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया था। सभापति राज्यसभा ने 18 अगस्त 2023 को अन्य दो विधेयकों के साथ इस विधेयक को विचार और रिपोर्ट के लिए गृह मंत्रालयों के विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया। समिति ने विचार विमर्श के बाद कई टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ 10 नवंबर 2023 को राज्यसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और लोकसभा में लंबित विधेयक को वापस लेने और एक नया विधेयक भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 पेश करने का निर्णय लिया गया, जिसमें समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को शामिल किया गया है। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 दंड के बजाय न्याय प्रदान करने की दिशा में कानून की प्रकृति को बदलने का प्रयास करती है और औपनिवेशिक मानसिकता के निशान को हटाने के लिए एक कदम आगे होगी। इस संदर्भ में भारत सरकार ने 1860 के औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता को बदलने के लिए भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 विधेयक पेश किया। देखिए कितना बड़ा इसमें संशोधन है। एक देखिए जो कानून होता है, कानून में एक एक शब्द का बहुत मतलब होता है और एक एक शब्द अल्प विराम, पूर्ण विराम और कामा से जो होता है उससे ही रास्ते निकालते हैं वकील और हर उसका मीनिंग होता है। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ है, पहले क्या था भारतीय दंड संहिता थी, अब क्या कर दिया इन्होंने भारतीय न्याय, मतलब दंड उद्देश्य नहीं रहा। पहले तो दंड का उद्देश्य ही था भारतीय दंड संहिता, अब न्याय करना है उनको तो भारतीय न्याय संहिता ही नाम दिया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 के उद्देश्य। विधेयक निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। सरकार ने कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मौजूदा आपराधिक कानूनों की समीक्षा करना समीचीन और आवश्यक समझा। कानून प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया ताकि आम आदमी के लिए जीवन यापन में आसानी सुनिश्चित हो सके। तो सरलीकरण किया है। अब सरलीकरण क्या किया है, जब इसमें हम आपकी व्याख्या करेंगे तो उसकी बात करेंगे। सरकार ने मौजूदा कानून को समसामयिक स्थिति के अनुरूप बनाने और आम आदमी को त्वरित न्याय प्रदान करने पर भी विचार किया। तदनुसार लोगों की समकालीन ज़रूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए
और नागरिक केंद्रित कानूनी संरचना बनाने और नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया गया है। अपराधों और दंड से संबंधित प्रावधानों को सुव्यवस्थित करने के लिए जब भारतीय दंड संहिता को निरस्त करके एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव है। छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, हत्या और राज्य के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। कुछ अपराधों को लिंग निरपेक्ष बना दिया गया है। संगठित अपराधों और आतंकवादी गतिविधियों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विधेयक में आतंकवादी कृत्यों और संगठित अपराध के नए अपराधों को निवारक दंड के साथ जोड़ा गया है। सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर एक नया अपराध भी जोड़ा गया है। विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माना और सजाओं को भी उपयुक्त रूप से बढ़ाया गया है। देखिए, ध्यान दें, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर एक नया अपराध भी जोड़ा गया है। विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने और सजाओं का भी उपयुक्त रूप से बढ़ाया गया है। विधेयक में नए जोड़े गए खंड अनुच्छेद ट्रांसजेंडर को प्रस्तावित संहिता के खंड 2(10) के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारियों को संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार परिभाषित किया गया है। सामुदायिक सेवा को धारा 4(f) के तहत दंडों में से एक के रूप में पेश किया गया है। प्रस्तावित कानून इस सजा को छोटे मोटे अपराधों के लिए निर्धारित करता है, जैसे किसी उद्घोषणा के जवाब में उपस्थित न होना, किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मजबूर करने या रोकने के इरादे से आत्महत्या करने का प्रयास, चोरी के पैसे लौटाने पर छोटी मोटी चोरी, शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार जो धारा 355 थी, मानहानि खंड 356 आदि। तीसरा, भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा उकसाने को धारा 48 के तहत अपराध बनाया गया ताकि विदेश में स्थित व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सके। ऐसे व्यक्ति पर मुकदमे चलाने का कोई प्रावधान नहीं था जो अपराध करने के उद्देश्य से किसी बच्चे को नियोजित करता या संलग्न करता है। बनाने के लिए एक नया खंड 95 जोड़ा गया है। यौन शोषण या पोर्नोग्राफी अपराध सहित अपराध करने के लिए किसी बच्चे को काम पर रखना, नियोजित करना, संलग्न करना या उपयोग करना जैसे कि उस व्यक्ति ने स्वयं अपराध किया हो। हत्या के संबंध में 103, देखिए वहाँ 302 धारा थी, यहाँ पे धारा 103 खंड हत्या के संबंध में खंड 103 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। जब 5 या अधिक व्यक्तियों का एक समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा के आधार पर हत्या करता है, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मौत की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। चूँकि हिट एंड रन के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए धारा 106 के तहत एक नया प्रावधान किया गया है। देश के खिलाफ संगठित अपराध और विध्वंसक गतिविधियों की घटनाओं में वृद्धि को रोकने के लिए नए कानून में खंड 111 जोड़ा गया, जो संगठित अपराध के विभिन्न अपराधों के लिए दंड निर्धारित करता है। प्रस्तावित कानून में आतंकवादी कृत्यों के संबंध में दंड का प्रावधान करने के लिए एक खंड 113 जोड़ा गया है। नए कानून में धारा 152 के तहत
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के कृत्य से संबंधित एक नया अपराध जोड़ा गया है। धारा 152 के तहत देखिए, नए कानून में ये ध्यान देने वाली बात है, नए कानून में धारा 152 के तहत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के कृत्य से संबंधित एक नया अपराध जोड़ा गया है। विधेयक के कुछ प्रावधान हैं, जो मुख्य प्रावधान है वो थोड़ा सा जान लें अपन। इसका शीर्षक है, टाइटल है, खंड है और उसका प्रावधान क्या है। तो शीर्षक है, टाइटल है लिंग, है ना, क्लॉज 210। क्या कहता है? लिंग पुल्लिंग वाचक शब्द वह और उसके व्युत्पन्न का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला या उभयलिंगी। इसमें जो स्पष्टीकरण दिया है, उभयलिंगी का वह अर्थ होगा जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के खंड टा में है। मतलब जो उस अधिनियम में उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 में जो परिभाषा दी गई है, वही परिभाषा इसमें मान्य होगी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 क्लॉज 239 ये क्या कहता? उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस संहिता में परिभाषित नहीं है, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं। देखिए, यदि कोई चीज़ छूट गई है तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में जो परिभाषा दी गई है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो परिभाषा दी गई है, वही इस अधिनियम में मान्य होगी। परंतु इस संहिता में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से लिया जाएगा। 7 वर्ष के ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का, देखिए 7 वर्ष से ऊपर 12 वर्ष से कम की आयु के बच्चों का। क्लॉज 21 कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे बालक द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। ये बहुत अच्छी बात है और बच्चों के द्वारा किया गया कृत्य अपराध नहीं होगा। विकृत व्यक्ति कार्य, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य क्लास 22 है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं हो। देखिए, पुनः देखिए, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। क्लॉज 26 कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो किसी ऐसे अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावपूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहने या उस अपहानि को जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त या विवेचित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात है। दृष्टांत देखिए कैसे उन्होंने क्या कहा। एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि एक विशेष शल्य क्रिया से या को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है, किंतु
या कि मृत्यु कारित करने का आशय ना रखते हुए और सद्भाव पूर्वक या के फायदे के आशय से या की सम्मति से या पर वह शल्य क्रिया करता है का ने कोई अपराध नहीं किया है। अर्थात जैसे कोई डॉक्टर है और उसकी सहमति से ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन के दौरान यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, शल्य क्रिया के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वह उसने सद्भावनापूर्वक मरीज का उपचार करने के लिए, मरीज को स्वस्थ करने के लिए सद्भावनापूर्वक ऑपरेशन किया, इसलिए यदि मृत्यु भी होती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। भारत के से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण क्लॉज 47, वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के लिए जाने का भारत से दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। तो कोई भी कृत्य यदि विदेश में करता है तो वह अपराध, यदि भारत में अपराध है तो वह अपराध माना जाएगा। उसका दृष्टांत दिया है का भारत में खा को जो एक्स देश में विदेशी है उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। मतलब यदि कोई कनाडा में बैठ के यहाँ पर किसी की हत्या के लिए किसी को उकसाता है या पाकिस्तान में बैठ के किसी की हत्या के लिए उकसाता है तो वह दुष्प्रेरण होगा। भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण, कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड क्लॉज 65(1), जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से अन्यून होगी, किंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास अभिप्रेत है दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा। तो 20 वर्ष, कम से कम 20 वर्ष की सज़ा अन्यून होगी, मतलब उससे कम सज़ा नहीं दी जा सकती। 20 वर्ष से कम यदि 16 साल की महिला के साथ बलात्संग करता है तो कम से कम 20 वर्ष की सज़ा होगी, परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। उस पर जुर्माना भी लगेगा, है ना। परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया। कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड क्लॉज 65, जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से अन्यून होगी, किंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास अभिप्रेत है और जुर्माने से या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा, परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। परंतु यह और है कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। जो भी जुर्माना होगा वो पीड़िता को देय होगा। प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन, जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ मैथुन करता, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। प्रवंचनापूर्ण साधनों में नियोजन या प्रोन्नति या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरण या
उनका मिथ्या वचन सम्मिलित है। सामूहिक बलात्संग क्लॉज 70, जहां एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके या समान आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया और वह आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है और जुर्माने से या मृत्युदंड से दंडनीय होगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। परंतु यह और है कि इस उपधारा के अधीन अधिरूपित किसी भी जुर्माने का संविदाय पीड़िता को किया जाएगा। अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्रवाइयों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना। न्यायालय का कोई भी जो आदेश है उसकी कार्रवाई यदि मुद्रित होती है तो उसका लिए क्या दंड है। जो धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में कोई बात उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। कि स्पष्टीकरण, किसी उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध की कोटि में नहीं आता है। यदि कोई निर्णय है तो कोई भी कार्यवाही उसका प्रकाशन और मुद्रण अदालत की अनुमति से ही किया जा सकता है। परंतु किसी का निर्णय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो निर्णय है यदि उसका प्रकाशन होता है तो इस धारा के अधीन वह नहीं आवेगा। किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना क्लास 85, जो कोई किसी महिला या पति का नातेदार होते हुए ऐसे महिला के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास के जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा। दोनों चीज़ें उसको मिलेगी। तो क्रूरता, क्रूएलिटी में आता है ना। देखिए क्रूरता की परिभाषा क्या दी है। क्लास 86 धारा 85 के प्रयोजनों के लिए क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेत है। का जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने या उस महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है, तो ये क्रूरता की श्रेणी में आता है। कोई महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है या शरीर, अंग पे, उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर पड़ता है, तो ये क्रूएलिटी है। खा किसी महिला को तंग करना जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उससे संबंधित किसी व्यक्ति की ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है। तो मतलब ये दहेज है। यदि आप दहेज मांगते हैं और महिला को तंग करते हैं, किसी तरह की मांग करते हैं, तो ये क्रूरता की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना, तो ये भी एक अपराध है। हत्या के लिए दंड क्लॉज 103 में आ गया, जो धारा 302 था, ये धारा 103 आ गया। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूल वंश या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिक विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं, तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। मतलब यदि कोई
5 लोग या 5 से अधिक लोग मिलकर कोई कृत्य करते हैं तो वो धारा 103 के तहत मृत्युदंड का भागीदार, प्रत्येक व्यक्ति उसमें मृत्युदंड का भागीदार होगा। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, क्लॉज 106, जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षा पूर्व किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है ना, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिससे उसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना होगा। मतलब मृत्यु करने के उपेक्षा के कारण यदि मृत्यु कारित करता है, जो कोई यान के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता और घटना के तत्काल पश्चात इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना निकलकर भागेगा, किसी भी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। मतलब हिट एंड रन जो बात कर रहा था ना, लोग सलमान खान ने 10 लोगों को मार दिया और भाग गए, तो यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो 10 वर्ष के कारावास का होगा। यदि एक्सीडेंट होता है और वो पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है तो उसमें इस तरह की घटना मान्य नहीं होगी कि उसने जानबूझ के किया। एक्सीडेंट हो सकता है मगर उसकी सूचना आपको देनी होगी। आप तत्काल पुलिस को दे दें, पुलिस को नहीं दे सकते तो मजिस्ट्रेट को दे दें, आप सूचना दे दें ताकि आपके ऊपर ये धारा ना लगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट धारा, जो भी वाहन चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से लोग वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि पब्लिक यदि इकट्ठी होती है तो पब्लिक उसको मारती है, तो उससे बचने के लिए आदमी वहाँ से निकल लेता है, तो निकल के उसके थाने या मजिस्ट्रेट के सामने जाना चाहिए। संगठित अपराध, क्लॉज 111, किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से एकल रूप से या संयुक्त रूप से सामान्य मति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, जिसमें अपहरण, डकैती, यान चोरी, उद्यापन, भूमि हत्याना, संवेदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फ़ायदा, जिसके अंतर्गत वित्तीय फ़ायदा भी है, प्राप्त करने के लिए हिंसा, हिंसा की धमकी, अभित्रास, उत्पीड़न या अन्य विधि विरोध साधनों द्वारा संगठित अपराध का गठन करेगा। ये बहुत प्रमुख प्रावधान है। चलिए 1-2 प्रावधान और मैं बता दूं। मैं समझ रहा हूं कि ये आप लोग बोर हो रहे होंगे, परंतु ये एक्ट की बात है तो एक्ट तो समझने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ है। जब बार बार आप उसके संपर्क में आएंगे, आप सुनेंगे, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। आतंकवादी कृत्य, क्लॉज 113, जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से या भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से का बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या आग्नेयायुधों या अन्य प्राणघातक आयुधों या विषों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का, चाहे वे जैविक, रेडियोधर्मी, न्यूक्लियर हों या अन्यथा, या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है या होने की संभावना है, या दूसरा, संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है,
तीसरा, भारत में या किसी विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न कारित होता है या होने की संभावना है। या चौथा, सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय कागज करेंसी के निर्माण या उसकी तरक्की या परिचालन से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान कारित होता है या होने की संभावना है। भारत की देखिए, यदि आप नोट छापते हैं या सिक्के बनाते हैं तो यह आतंकवादी कृत्य है। भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार किसी राज्य सरकार या उनके किन्हीं अभिकरणों के किन्हीं अन्य प्रयोजन के संबंध में उपयोग की जाने वाली या उपयोग किए जाने के लिए आश्रित भारत में या विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है, या लोक कृत्यकारी को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है, या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है। गा, किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, उसका व्यवहरण या अपहरण करता है या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, या भारत सरकार किसी राज्य सरकार या किसी विदेश की सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य करने से या किसी कार्य को करने से प्रवर्तित रहने के लिए बाध्य करने के लिए कोई अन्य कार्य करेगा तो वह आतंकवादी कार्य होगा। देखिए, ये एक्ट है और एक्ट को जो है एक एक शब्द इसका मूल्यवान है, इसलिए हम इसको मन से कोई चीज़ नहीं बोल सकते। जो भी चीज़ हमको आपसे बतानी होगी, शेयर कराना होगी, वो मुझे पढ़ना मेरी अनिवार्य बाध्यता है। तो जब भी मैं आपकी बात करूँगा लॉ की, तो मैं हमेशा पढ़ के ही मुझे बात करनी होगी। मुझे है याद हो सकता है, मैं अपने शब्दों में व्याख्या कर सकता हूँ, मगर उसको डेविएशन की परिभाषा में आ जाता है और डेविएशन एक्ट में लागू नहीं होता। एक्ट में जो लिखा है वैसा ही उसको प्रभाव पड़ता है। आतंकवादी कृत्य क्लास 113, जो किसी आतंकवादी कृत्य को कारित करने से व्युत्पन्न या अभिप्रात या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को जानते हुए कब्जे में रखता है, किसी वह ऐसे अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माना भी दायी होगा। ये आतंकवादी कृत्य है। स्पष्टीकरण, संदेह को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न का अधिकारी यह विनिश्चय करेगा कि इस धारा के अधीन या विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 के अधीन मामला रजिस्ट्रेट किया जाए। तो ये इसमें हम बड़ा मतलब एक मतदाता ने मेरे से पूछ लिया क्या नेताओं मंत्रियों के विरुद्ध इसका एक्ट लगा सकते हैं, तो मेरा इसमें मत है कि ऐसा नहीं कर सकते। इसमें पुलिस अधीक्षक एसपी को अधिकार है, वह मामले का संज्ञान लेगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य क्लॉज 152 या कोई प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण या इलेक्ट्रॉनिक सूचना द्वारा या वित्तीय साधनों के प्रयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का पर्याप्त प्रयास करता है या अलगाववादी क्रियाकलापों की संभावनाओं को बढ़ावा देता है या भारत के संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे अपराध को में सम्मिलित होता है या कारित करता है, वह आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगा दंडनीय होगा। तो यहाँ पर 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। ये मुख्य प्रावधान मैंने आपसे चर्चा की और बात इस पर की। आगे मैं एक धारा पे विस्तार से चर्चा करूँगा। हो सकता है जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात को समझेंगे और उनके लिए बड़ा उपयोगी भी होगा।
एडवोकेट्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें जो मैं बाद में जब मैं इसका एक बार आपके साथ साझा करूंगा, एक्ट को साझा करूंगा, उसके बाद मैं वकीलों के लिए कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट क्या कहाँ चूक करते हैं, हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट कहाँ गलती करते हैं, लोअर कोर्ट्स और डीजे कहाँ क्या उसमें किस तरह से वकील लाभ उठा सकते हैं उनके अल्पविराम का और पूर्णविराम का, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और जब अपना पक्ष रखने की बात आती है तो वकील के साथ हम जब बात करते हैं, और वकील तो एक जो हमारी बात होती है, केस तो मुलजिम ही लड़ता है, वकील सिर्फ उसको अपनी भाषा में, लॉ की भाषा में मजिस्ट्रेट के समक्ष रख देता है। और अक्सर ये देखने में आता है कि माय लॉर्ड आप ही भगवान हैं, आप ही भगवान हैं, ऐसे मानते हुए मजिस्ट्रेट की मूड के ऊपर वो रिएक्ट करने लगता है। यदि उसको लगता है कि मजिस्ट्रेट का इसमें मूड है कि मैं उनसे सज़ा देनी, तो वो वकील भी देखे गए हैं कि वो पीछे हट जाते हैं और वो ज़्यादा उसमें बहस और उसमें जिरह करने से बचते हैं। तो ये वकीलों को भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि मजिस्ट्रेट का मूड ख़राब है तो कोई बात नहीं, मगर उसको अगली डेट लेके उसमें बहस अनिवार्य रूप से अपना पक्ष ज़रूर रखना चाहिए। मजिस्ट्रेट हो सकता है किन्हीं बातों से अब उसकी धारणा बनी हो, मगर उसको दूर करने का दायित्व तो वकील का है और एडवोकेट का है, और उसको अपने पक्ष रखने चाहिए। और यही भारतीय न्याय संहिता तो आई है, नई भारतीय न्याय संहिता द्वितीय 2023 कानून के रूप में आ गई है। और इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, सज़ा दिलाना इसका कहीं उद्देश्य नहीं है। तो आइए आगे आपसे इसमें विस्तार से हम चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।